प्रिय विद्यार्थियों, जब हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की बात करते हैं तो पिछले कुछ दशकों से समाजशास्त्र के अंतर्गत हम कमज़ोर वर्ग का भी अध्ययन करने पर रुचि विकसित किए हैं। जब हम कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं तो कमज़ोर वर्ग में 3 अलग अलग वर्ग हैं। एक अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति और तीसरा अन्य पिछड़े वर्ग। इन तीनों की अपनी कुछ समस्याएं हैं। इन्हीं 3 वर्गों में से एक वर्ग है अनुसूचित जनजातियां, जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जो प्रारंभ से ही सभ्य समाज से अलग थलग रही है, सभ्य समाज से दूर दराज रही है, दूर दराज के क्षेत्रों में रही है, वनों में रही है, पहाड़ों के इर्द गिर्द बसी हुई है। तो हमको यह लगता है कि ऐसे लोगों को सभ्यता का प्रकाश न पहुंचने के कारण वो अपना विकास नहीं कर पाए। इसलिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि इन लोगों को, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जो जंगलों में रहते थे और आज भी आदिम अवस्था में ही उनका निवास है, उन्हें सभ्य समाज के बीच लाकर रखा जाए, उनके साथ अंतरक्रिया करने का अवसर मिले, जिससे वो भी अपना विकास कर सके जिस प्रकार से हम लोगों ने विकास किया। इसी विषय को लेकर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में हम जनजातीय एकीकरण या ट्राइबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि जनजातीय एकीकरण क्या है। इसके अंतर्गत हम जनजाति का अर्थ, यानी किसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहें, एकीकरण का यानी इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है, और फिर जनजाति का कैसे एकीकरण किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि ये जनजाति और जनजातीय एकीकरण क्या है। भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अनेक विविधताएं ही विविधताएं हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति एवं जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 8% से अधिक भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.2% था, जो अब बढ़कर 8.6% हो गया। यहाँ अधिकतर जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा। आज भी अनेक जनजातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी हमने सभ्यता प्राप्त कर ली, हम सभ्य समाज में रहने लगे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जो आज भी आदिम अवस्था में ही रहने को मजबूर हैं, क्योंकि सभ्य समाज से अलग थलग है। इसलिए उन लोगों को, जो लगभग भारत की आबादी का 8.6% है, उन लोगों को भी सभ्य समाज के बीच लाकर विकास करने का अवसर दिया जाए। इसी सोच को हम जनजातीय एकीकरण के अंतर्गत लेते हैं। तो जनजाति लोगों को भारतीय समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का काम बेहद जटिल है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ घुल मिल जाएं, हमारे साथ आकर रहने लगें, लेकिन अपने आप में यह थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। यह इस तथ्य के कारण है कि वे भारत के विभिन्न हिस्सों में रहती हैं। जैसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इनमें इनकी संख्या बहुत अधिक है और वहाँ भी दूर दराज के क्षेत्रों में रहती। इसलिए सभी जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का कार्य अपने आप में थोड़ा सा कष्टप्रद है, कुछ मुश्किल कार्य है। लेकिन अगर हम प्रयास करें, इन जनजातियों को हम मुख्य धारा में लाकर हमारे बीच रहने का अवसर दे सकते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग अलग है, इनकी भाषाएं अलग अलग हैं, इनका भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में जनजातियां निवास करती हैं। जनजाति आबादी में बसे कुल क्षेत्रों का
देश के अविकसित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी जहाँ वो रहते हैं वो विकसित नहीं हुआ है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ इनका निवास। जैसे हम बात करते हैं नीलगिरी की, तो नीलगिरी के टोडा या कोटा, मालाबार हिल के पास रहने वाली खस और खासी जनजाति, नागालैंड में रहने वाली नागा जनजाति, राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में रहने वाले भील और मीणा, सहरिया और गरासिया, ये उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर विकास नहीं हुआ। इसलिए अधिकांश क्षेत्रों को हम अविकसित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर ये अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। उनमें से लगभग यानी जनजातियों का एक बहुत बड़ा भाग 93% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनका मुख्य पेशा ही प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनमें प्रमुख कार्य जो है वो कृषि कार्य। सामाजिक जनसांख्यिकी आंकड़े स्पष्ट रूप से जनसंख्या की एक अन्य श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जनजाति के वंचित स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यानी इनको हम कई बार कहते हैं डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये वे लोग हैं जो समाज में रह भी रहे हैं लेकिन वंचित है, चाहे वो शिक्षा से वंचित हों, चाहे वो रोजगार से वंचित हों, और चाहे वो राजनीति से वंचित हों, और चाहे वो समाज में उच्च प्रतिष्ठा और स्थिति को प्राप्त करने से वंचित। इसलिए इनको हम डिप्राइव्ड सेक्शन या वंचित वर्ग के लोग भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और अन्य जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार और तमिलनाडु में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 15.3% हिस्सा, यानी बड़ा भाग अनुसूचित जनजातियों का है। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर आदिवासी लोग अपने राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में वे ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, जबकि गैर आदिवासी लोग मैदानी क्षेत्र में रहते। इसलिए कई बार हम इनको गिरिजन भी कहते हैं। गिरि मतलब पहाड़, जन मतलब रहने वाले। वे लोग जो पहाड़ पर रहने वाले हैं इसलिए गिरिजन के नाम से भी संबोधित किए जाते हैं। तो जब हम कहते हैं जनजातियों को एकीकरण के साथ मुख्य धारा में जोड़ा जाए तो सवाल उठता है कि जनजाति कहते किसे हैं, हु आर ट्राइब्स। तो जब जनजाति की बात करते हैं तो जनजाति शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ट्रिबूज से हुई है। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। हम लोग बात करते हैं जाति की, जाति के बाद गोत्र की, गोत्र के बाद वंश की, वंश के बाद मोइटी की, मोइटी के बाद फोइटी की, इन सब की बात करते हैं। तो जनजाति भी गोत्र की तरह ही है। यह खानाबदोश, जत्थे, झुंड, गोत्र, भ्रातृदल और अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होता है। गोत्र की तरह ये संगठित रहने वाले लोग हैं। जनजातियों को आदिम समाज के लोग, आदिवासी, वन्यवासी, गिरिजन, काली प्रजा एवं अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। और गुरिये ने तो अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इन्हें पिछड़े हुए हिंदू शब्द से संबोधित किया। दे आर हिंदूज बट दे आर बैकवर्ड हिंदूज। कुछ लोग इन्हें काली प्रजा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खुले मैदान में रहते हैं, इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें काली प्रजा भी कहते हैं। जनजाति की जब परिभाषा की बात करें तो गिलिन और गिलिन लिखते हैं स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। लगभग इसी तरह की परिभाषा रिवर्स ने भी दी। रिवर्स कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। यानी जनजाति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। जैसे हम कहते हैं भील, तो भील कहाँ के, हम सीधा कहेंगे भील राजस्थान के, भील गुजरात के या भील मध्य प्रदेश के। हम कहेंगे टोडा, तो टोडा राजस्थान के नहीं हो सकते क्योंकि निश्चित भौगोलिक सीमा है और वह है नीलगिरी पहाड़ के इर्द गिर्द, तो वहाँ के रहने वाले टोडा या कोटा या बोटा। जैसे मैं कहूँ खस या खासी जनजाति, तो हम कहेंगे असम की या मालाबार हिल की के नायर और असम की खस और खासी जनजाति। हर एक का अपना एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी है और उसी टेरिटरी में वो लोग रहते हैं।
इसी तरह की परिभाषा मजूमदार भी कहते हैं अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा में। वो कहते हैं एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक रेस्ट्रिक्शन का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुरक्षित व्यवस्था को मानते हैं। तो यह भी व्यक्तियों का तो ये जितनी परिभाषा, चाहे वो रिवर्स की हो, चाहे वो गिलिन और गिलिन की हो, चाहे वो मजूमदार और मदन की हो, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक जनजाति व्यक्तियों का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका अपना एक राजनीतिक संगठन जिसको कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अपने कानून हैं, उनकी अपनी प्रथाएं ही कानून है और प्रथाओं का उल्लंघन करने पर दंड की उनकी अपनी व्यवस्था है एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतःविवाह के नियमों का पालन करते हैं। दे आर एंडोगेमस, और एंडोगेमस का तात्पर्य यह है कि वो अपनी ही जाति में विवाह करने को प्राथमिकता देंगे और अपनी जाति से बाहर विवाह करने को निषेध मानते हैं। इसी आधार पर हम जनजातियों की कुछ विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे सामान्य भूभाग, एक निश्चित भूभाग में वो रहने वाले लोग हैं, इनकी अपनी एक सामान्य भाषा है, जैसे हम कहते हैं संथाल की भाषा संथाली और भील की भाषा भीली भाषा, इस तरह गोंड की भाषा गोंडी भाषा, इनका अपना एक विस्तृत आकार है। ये एंडोगेमस हैं, अंतःविवाही, अपनी जाति समूह में ही विवाह करते हैं, इनका अपना एक नाम है उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उनकी अपनी सामान्य संस्कृति है जिसमें रहन सहन, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, खान पान इत्यादि सब समाहित हैं। इनकी अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपनी आवश्यकताएं खुद अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों के द्वारा पूर्ण करते हैं। इनका अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको राजनीतिक संगठन कहते हैं होता है और उसी के तहत वे अपने सदस्यों के ऊपर व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाते हैं। फिर उनके अपने कुछ सामान्य टाबूज होते हैं, निषेध होते हैं कि ये नहीं करना, ये करना है, चाहे वो रिलीजियस हो और चाहे वो मैजिक से संबंधित हो, धार्मिक क्षेत्र में हो चाहे जादू क्षेत्र में हो, उनके अपने कुछ निषेध होते हैं जिसकी पालना उन्हें करनी होती है। इसी के साथ जो दूसरा शब्द है वो है एकीकरण का, इंटीग्रेशन। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग 3 शब्दों से जुड़े हुए हैं। एक को हम कहते हैं आइसोलेशन, पृथक्करण, दूसरे को हम कहते हैं एसिमिलेशन, सात्मीकरण, और तीसरे को कहते हैं एकीकरण। तो जब हम पृथक्करण की बात करते हैं तो पृथक्करण अपने आप में स्पष्ट है कि अलग करना, पृथक रखना, सभ्य समाज से जनजातियों को अलग रखने की सोच, ताकि हम उनकी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें, प्रिजर्व रख सकें। यह सोच एक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में विकसित हुई कि जनजातियों को सभ्य समाज से बिल्कुल अलग थलग रखा जाए, तभी हम उनकी वास्तविक संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह जो कंसेप्ट आया, यह जो अवधारणा आई, वो आइसोलेशन की थी। लेकिन दूसरी एक अवधारणा आई एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन को हम कहते हैं सात्मीकरण, घुल मिल जाना, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में घुल मिल जाना। भौतिक वस्तुओं में तो संभव है, जैसे दूध में पानी मिला लें तो पानी का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, दूध के रंग में वो अपने को ढाल लेता है। इसी तरह किसी चाय में या शक्कर मिलाएं, दूध में शक्कर मिलाएं तो शक्कर उसमें घुल मिल जाए। तो भौतिक वस्तुओं में तो आत्मसात्मीकरण संभव है, लेकिन 2 संस्कृतियां एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। इसीलिए हम एक तीसरे शब्द की बात करते हैं और वो तीसरा शब्द है एकीकरण। एकीकरण का मतलब एक साथ रहना, जहां आवश्यकता हो वहां पर वो एक दूसरे में घुल मिल जाए, अन्यथा वो अपनी अपनी आइडेंटिटी से, अपनी अपनी प्रथाओं से, अपनी अपनी संस्कृति से अपना जीवन यापन करें। तो हम यहाँ पर सात्मीकरण नहीं कहते हैं, जनजातीय सात्मीकरण नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जनजातीय एकीकरण। तो जब 2 व्यक्ति या समूह आपस में एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हों, उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका समाधान समायोजन के द्वारा ही होता है। 2 समूह टकराते हैं तो हम चाहते हैं उनके बीच समायोजन हो जाए। समायोजन सात्मीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसका अर्थ यह है कि जब 2 व्यक्ति या समूह
अपने अपने विचारों, भावनाओं तथा क्रियाओं को पूरी तरह एक दूसरे के साथ मिला लें तो उसे सात्मीकरण कहते हैं। इन दोनों आपस में घुल मिल जाएं। इसलिए कहा जाता है सात्मीकरण व्यक्तिगत तथा सामूहिक भिन्नता को एकता में बदलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन में जहाँ एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, परंतु सात्मीकरण की प्रकृति स्थायी होती है। समायोजन सात्मीकरण की पूर्व स्थिति है। यह उस समय होता है जब समायोजन करके व्यक्ति या समूह एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं, तब सात्मीकरण अपने आप में क्रियाशील हो जाता है। सामान्यतया बोलचाल की भाषा में सात्मीकरण का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह के गुण विशेषता को अपने में मिला लेना है। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी उसी गुण में अपने में आत्मसात कर लेता है, फिर उसके बाद दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, यह सात्मीकरण कहलाता है। भौतिक वस्तुओं में तो सात्मीकरण संभव है, परंतु मानव का मानव के साथ पूर्ण सात्मीकरण संभव नहीं है। इसलिए इसके स्थान पर एकीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से एकीकरण एक प्रक्रिया और अवस्था दोनों है। एक प्रोसेस भी है और एक स्टेज भी है। प्रक्रिया के रूप में एकीकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं, जैसे हम लोग ट्राइबल के लिए कि ट्राइबल इंटीग्रेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि अवस्था के रूप में एकीकरण एक जैसी स्थिति है जिसमें इसे हम प्राप्त कर लिए। जब एकीकरण हो जाता है और जनजातियां सभ्य समाज के बीच आके रह जाएं, तो हम कहते हैं कि हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। केसी पांडे के अनुसार साहित्यिक दृष्टि से एकीकरण का अर्थ है कई इकाइयों द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण, यानी कई इकाइयां मिलकर जब एक संपूर्णता का निर्माण करती है। जैसे हम कहते हैं भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं, उसमें गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे साउथ के कोई स्टेट हो, वो सब कहते हैं हम भारतीय हैं, जबकि सबकी अलग अलग भाषा है, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, फिर भी वो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता, और यह एकता एकीकरण के कारण ही है। इसमें विभिन्नता की धारणा निहित है तथा यह विचार भी निहित है कि विभिन्न इकाइयों को साथ रखा जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो इकाइयां अलग अलग हैं वे एक दूसरे की सहायता करने एवं पूरक बनने की इच्छा रखती है। इसके अभाव में एकीकरण संभव नहीं होगा। अतः एकीकरण में संपूर्णता का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों का लाभ निहित होता है और इस कारण भी एकता बनाए रखना चाहती है। जैसे हम कहते हैं गुजरात का कोई व्यक्ति राजस्थान में आ जाए तो वह अपनी संस्कृति गुजराती को लेकर राजस्थान में आएगा, लेकिन जब राजस्थान में रहता है तो जहाँ समय होता है वहाँ पर वो अपनी गुजराती संस्कृति को भूलकर राजस्थान की संस्कृति के साथ घुल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी वो उससे अलग हो जाएगा। तो कभी मिलना कभी अलग होना, यह एकीकरण का मूल रूप है। अब हम कहते हैं जनजातीय एकीकरण, तो औपनिवेशिक काल के दौरान गैर आदिवासी समुदाय से आने वाले कई व्यापारियों, धन उधारदाताओं, जमींदारों, क्षुद्र अधिकारियों आदि ने आदिवासी लोगों के जीवन को बाधित किया, उनकी पारंपरिक जीवन शैली को बाधित किया, उनका शोषण किया। हम लोग कई बार कहते हैं ईसाई मिशनरीज के लोग ब्रिटिश काल के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में गए और इन जनजातियों के सरल जीवन को देखकर कई प्रकार से उनका शोषण प्रारंभ किया, और उसमें एक शोषण हम कहते हैं उनका धर्म बदलने में भी आर्थिक लाभ के द्वारा उन्होंने उनका धर्म बदलने का काम किया। तो इस तरह से अनेक प्रकार से वो शोषित होते रहे हैं। कम लागत पर व्यापार आदि इस विशेष अर्थ में वेरियर एल्विन टिप्पणी करते हैं कि वे यानी आदिवासी लोग उत्पीड़न और शोषण झेलते हैं क्योंकि जल्द ही व्यापारी और शराब विक्रेता कोलोजिंग चालाकी उन्हें अपनी अज्ञानता और सादगी में स्वाइप करते हैं, क्योंकि बहुत अज्ञानी हैं, शिक्षा उन तक पहुंची नहीं है, सरल प्रकृति के लोग हैं। थोड़ा थोड़ा करके उनकी व्यापक एकड़ जमीन घटती गई और वे उस गरीबी में डूब गए, जिसमें से कई आज भी जीवित हैं। तो इस प्रकार से सभ्य समाज के लोग जो गैर आदिवासी थे, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में जाकर अपना व्यापार किया, उनकी सरल प्रकृति का लाभ उठाया, कई जगह पर उनको बंधुआ मजदूर भी बनाया। जैसे जब गुजरात की हम बात करते हैं तो सूरत में बंधुआ मजदूर पर एक बहुत काम हुआ।
इनकी भोली प्रकृति को लेकर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर किया। इन टिप्पणियों से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आदिवासी लोगों को गैर आदिवासी समुदाय से बहुत नुकसान हुआ। इसलिए विशेष रूप से गैर आदिवासी से आदिवासी लोगों की पीड़ा ने 19वीं और 20वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कई विद्रोह और आंदोलन का नेतृत्व किया। उदाहरण के लिए संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह। स्वतंत्र भारत ने भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासी लोगों को समृद्ध और विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। हम चाहते थे कि वो भी डेवलप हों, वो भी विकास के पथ पर आगे बढ़ें, वो भी सभ्य समाज की तरह अपना जीवन यापन करें। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सोचा था वह यह था कि आदिवासी लोगों की विशिष्टता को भारत की नगा जनजातियों की मुख्य धारा में शामिल करने की क्षमता थी। उन्होंने उसे विश्वास के साथ प्रेरित करने और उन्हें भारत के साथ एक महसूस करने और उन्हें यह महसूस कराने का प्रस्ताव दिया कि वे भारत का हिस्सा हैं और इसमें एक सम्मानित स्थान है। यानी हम कई बार यह सोचते थे कि उनको भी सभ्य समाज में लाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो वो ये मानते थे कि हम अलग हैं, हम गैर आदिवासियों से अलग हैं। तो उनमें इस तरह की भावनाएं विकसित करनी है कि वो भी भारत के अंग हैं और उन्हें भी ये अधिकार है कि वो मुख्य धारा में आकर उसी तरह का जीवन यापन कर सकें जिस तरह से हम और आप सब कर रहे हैं। वह कभी भी भारत की मुख्य धारा में अलग जनजातीय संस्कृति के आत्मसात और परिसमापन के बारे में नहीं सोचते थे। कुछ विचारकों ने देखा कि भारतीय संस्कृति में आदिवासियों को दी जाने वाली जगह के बारे में दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। सबसे पहले आदिवासी लोगों को अकेला छोड़ देना था और उन्हें जैसे थे वैसे ही रहने देना, जिसको हमने अभी आइसोलेशन के रूप में देखा कि पृथक रखें उनको। दूसरा, उन्हें पूरी तरह से भारत की संस्कृति में आत्मसात कराना, यानी इस तरह से उनको प्रेरित किया जाए कि वो अलग नहीं रहें, वो मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएं। तो ये दो प्रकार की सोच प्रारंभ में थी, पृथक्करण और सात्मीकरण। लेकिन इसी सात्मीकरण के बाद एक शब्द आ गया एकीकरण, कि हम एक साथ रखेंगे, दोनों की अपनी अपनी संस्कृति होगी, वो अपनी अपनी संस्कृति से अपने अपने हितों की पूर्ति करेंगे और जहाँ समाज या समुदाय की बात आएगी वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन नेहरू पूरी तरह से असहमत थे और आदिवासी लोगों को अलग करने और आत्मसात करने के दो दृष्टिकोणों को खारिज कर दिया। इन्हें कहा नहीं, ये दोनों संभव नहीं है। उनके लिए यह एक प्रकार का अपमान था जब वे अकेले रह गए थे और बाहरी दुनिया से अलग हो गए थे। उन्हें अलग थलग करना संभव और वांछनीय नहीं था। नेहरू का मानना है कि दूसरा दृष्टिकोण आदिवासी लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि आत्मसात मतलब वो भारतीय समाज के सभ्य समाज की संस्कृति में घुल मिल जाए और उनकी संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी संस्कृति भी जीवित रहे लेकिन सभ्य समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए। तो जनजातीय लोगों को एकीकृत करने के लिए नेहरू ने अपना एक नया विजन, अपना नया दृष्टिकोण विकसित किया, जिसे हम नेहरू जी का दृष्टिकोण कहते हैं जनजातीय समाज के लोगों के लिए। नेहरू दृढ़ता से अनेकता में एकता में विश्वास करते थे, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों से अलग लोग और विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि सौहार्दपूर्ण पूर्वक रह सके। इन अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग जिनकी अपनी अलग अलग पहचान है, वो पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। तो विविधता ही विविधता है, डाइवर्सिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़, लेकिन उसको यूनिटी में कन्वर्ट करना है। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। उद्देश्यों के लिए उन्होंने आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कुछ दिशा निर्देश या निर्देश दिए, जो बाद में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सरकार की नीतियों के निर्धारण के लिए सहायक हो गए। वो चाहते थे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे कि जनजातियां अपने परंपरागत क्षेत्रों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आकर घुल मिल जाएं। उसमें आदिवासी को अपनी प्रतिभा के आधार पर विकसित होना चाहिए।
बाहर से कोई आक्षेप या बाध्यता नहीं होनी चाहिए और गैर आदिवासी को एक श्रेष्ठता के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। वो ये माने कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम हमसे बहुत नीचे हो, इस तरह की सोच अगर होगी तो उनमें वो भाव नहीं आएगा कि वो मुख्य धारा में आकर जुड़ जाएं। उनकी भूमि और जंगल में उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और कोई बाहरी व्यक्ति आदिवासी भूमि पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था की जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठ को कड़ाई से नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए। ऐसा हुआ था प्रारंभ में कि गैर आदिवासियों ने आदिवासियों की ज़मीन को हड़प लिया। अब उनके पास अपना रोजगार का कोई साधन नहीं था और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय से और दयनीय होती गई। इसलिए सोचना पड़ा कि कोई भी गैर आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनकी ज़मीन को खरीदेगा नहीं और न हड़पने का प्रयास करेगा। आदिवासी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार प्रयास करे। उनकी अपनी भाषा है, क्योंकि संचार का माध्यम है भाषा, इसलिए उस पर कोई दूसरी भाषा की बाध्यता न हो, वो अपनी भाषा में ही अपने विचारों का संप्रेषण कर सकें। प्रशासन में आदिवासी लोगों पर निर्भरता खुद रखी जानी चाहिए और उनमें से प्रशासक की भर्ती भी की जानी चाहिए, यानी वो खुद अपने एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं। यदि किसी बाहरी व्यक्ति को चुना जाता है या प्रशासन करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उनके पास उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर हम ऐसे व्यक्ति को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं तो उसकी सोच इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो जनजातियों के प्रति सौहार्दपूर्ण रह सके, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सके। आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन नहीं, उनके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से प्रशासन और विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यानी जो हमने प्रयास किए हैं वो अपने लेवल पर किए, उनके लेवल पर जाकर उनकी संस्कृति, उनकी अपनी पहचान के आधार पर उनको इस तरह से प्रेरित किया जाए कि वो मुख्य धारा में समाहित होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आदिवासी के प्रति नेहरू के दृष्टिकोण और उनके दृष्टिकोण को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी सहमति दी थी। अब इनके लिए कुछ प्रावधान किए और उन प्रावधानों को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहते हैं, जिनसे कि मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उनको बहुत आसानी हो गई। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत सरकार ने संविधान में शामिल करके जनजातीय लोगों की सुरक्षा और संरक्षण, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए कुछ निश्चित प्रावधान रखे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य को विशेष ध्यान से जनजातीय लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें विशेष विधानसभाओं के माध्यम से सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए। अनुच्छेद 244(2) छठी अनुसूची आदिवासी लोगों को स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण, जिलों और क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का प्रावधान करके स्वशासन प्रदान करता है। छठी अनुसूचित का उद्देश्य जनजातीय लोगों को अपने तरीके से जीने में सक्षम बनाना है, यानी कोई थोपना नहीं है कि आपको इस तरह से रहना है, उनके अपने स्वच्छंद तरीके से वो सभ्य समाज में आकर रह सकें। इसके लिए 244 में ये प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 275(1) में अनुसूचित जातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान प्रदान करता है कि उनके लिए विशेष ग्रांट प्रोवाइड की जाए ताकि उस ग्रांट का उनको लाभ मिल सके। अनुच्छेद 330, 332, 335 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए और साथ ही सेवाओं में सीटों का आरक्षण आवंटित करता है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, उनका प्रतिनिधित्व हो सके विधानसभाओं में भी और लोकसभाओं में भी। इसके अलावा भारत में जनजातीय लोगों के संवर्धन और उत्थान के लिए भी कई संवैधानिक प्रावधान किए गए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी, उनके अलग से छात्रावास होंगे, उनको छात्रवृत्तियां दी जाएगी। किसी तरह से जहां स्कूलें नहीं हैं वहां पर स्कूलों का निर्माण किया जाएगा ताकि वे लोग उस स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, और अगर भेदभाव तो उस भेदभाव को दूर करने का भी प्रयास कानून के माध्यम से किया जाता है। हम कहते हैं इन सब बातों को अगर हम समाहित करें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के सभ्य समाज में भी विश्व
में अनेक ऐसे समाज हैं जहाँ के निवासी आधुनिक दृष्टिकोण से अधिक सभ्य नहीं हैं और उनकी संस्कृति भी अधिक विकसित नहीं हो पाई है। इस समाज के लोग आज भी आदिम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। जनजातीय समाज के लोगों को भौगोलिक दृष्टि से आज भी जंगलों, पहाड़ों तथा पठारी क्षेत्रों में निवास करने के लिए मजबूर हैं। वो इनके जीवन में प्रत्येक पक्ष में मानव के आदिम रूप की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आज भी आदिम अवस्था में ही है। संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को देश के अन्य नागरिकों के समकक्ष लाना है। इस समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना तथा इनका समुचित विकास करना है। ये जनजातियां केवल विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि इनमें प्रजातीय, भाषाई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अंतर देखा जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो अधिकांश जनजातियां विभिन्न दृष्टिकोण से, जैसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तकनीकी एवं राजनीतिक दृष्टि से आज भी समाज के अन्य वर्गों से पिछड़ी हुई है। इसलिए आवश्यकता यह महसूस की गई कि सभ्य समाज से अलग थलग रहने वाले इन जनजातीय लोगों को एकीकरण के माध्यम से सभ्य समाज के साथ लाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यानी वो जो अलग रह रहे हैं जनजातियों के लोग, उन्हें मुख्य धारा में लाना है और उनको ये विश्वास दिलाना है कि उनकी संस्कृति उसी तरह की रहेगी, चाहे वो सभ्य समाज के बीच आके रहें तो वहाँ पर वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी प्रथाएं के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन वो सभ्य समाज के साथ रहते हुए इसी भाव को हम राष्ट्रीय एकीकरण की तरह ही जनजातीय एकीकरण कहते हैं, जिसे ट्राइबल इंटीग्रेशन के नाम से हम संबोधित करते हैं।